नमस्कार स्टूडेंट्स, प्रज्ञान आरएस एकेडमी के ऑनलाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए जो हमारी टेस्ट सीरीज़ का जो सेकंड पेपर था उसका हम आंसर सॉल्यूशन करेंगे आज। और आप लोग धैर्यपूर्वक और निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहें। प्रज्ञान आरएस एकेडमी आपको पूरा सहयोग देता रहेगा। तो आज हम अब शुरू करते हैं अपना सेकंड टेस्ट सीरीज का आंसर सॉल्यूशन। सबसे पहले हम आते हैं हमारे पहले प्रश्न पर कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 826 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो गया बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड प्रश्न पर कि पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के किन जिलों से होकर स्पर्श करती है। देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमें इनमें से एलिमिनेट करना होता है तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के किन जिलों से होकर स्पर्श करती है, तो हमारा आंसर होगा इसमें। देखिए, हम ऊपर से देखते हैं राजस्थान का मैप आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर लोकेटेड है। तो श्रीगंगानगर पाकिस्तान से अड़ता है, बीकानेर अड़ता है, जैसलमेर अड़ता है, बाड़मेर अड़ता है। तो हमारे जो सेकंड प्रश्न है उसका आंसर रहा सी। इसके बाद हम आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े व सबसे छोटे जिलों का सही युग्म कौन सा है। देखिए, जनसंख्या जो टॉपिक है या साक्षरता जो टॉपिक है वहाँ से आरएस प्री में प्रश्न आते ही आते हैं। तो उनके जो भी फैक्ट है उनको याद रखने की कोशिश करें। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो ज़िला है वो है जयपुर और जैसलमेर। जयपुर में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है राजस्थान में और जैसलमेर में है सबसे कम। हमारा अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला प्रश्न है, जहाँ पर क्या है कि एक मरुस्थल में पाए जाने वाले चीज़ें दी हुई है और उनके नाम दिए हुए हैं। तो हमें इसको सुमेलित करना है कि किस तरीके से ये, अब इसमें से जो भी चीज़ें हैं आप जानते हैं वो पहले आप देखें। जैसे अस्थायी झीलें, ठीक है, तो अस्थायी झीलें को हम कहते हैं रन, जैसे कि पोखरण, बापरन, ये नाम सुना होगा आपने। उसके बाद जो अब हमें सुमेलित करना है तो सुमेलित के लिए हमें क्या ट्रिक यूज करनी है। जैसे कि हमने अस्थायी झीलों के लिए, मैंने कहा कि अस्थायी झीलों के लिए क्या देखा, रन। तो हमारे एक से ही हमारा आंसर निकल रहा है कि डी में फोर्स किस में है, बी वाले में है। तो चट्टानी मरुस्थल हो गया हमारा हम्माद, गोलाकार पहाड़ियाँ हो गई हमारी 56 की, और पथरीला मरुस्थल हो गया रेग। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है पर्वत और डिस्ट्रिक्ट से लोकेटेड। ठीक है, कि कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, अब फेमस जो भी है जो आप जानते हैं वो आप देख ले। जैसे नाग पहाड़ है, तो नाग पहाड़ कहाँ पर है, नाग पहाड़ है अजमेर में। ठीक है, नाग पहाड़ कहाँ पे, अजमेर में, जहाँ से लूणी नदी निकलती है वो नाग पहाड़ है, अजमेर में है। उसके बाद आबू पर्वत कहाँ पर है, सिरोही में। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर है, बाड़मेर में। और जरगा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, उदयपुर में। तो इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर क्या निकल के आ गया कि आबू पर्वत सिरोही में है, नाग पहाड़ अजमेर में, जरगा पर्वत उदयपुर में है, नाकोड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि चूलिया जलप्रपात कहाँ बनता है। तो चूलिया जो जलप्रपात है वो दो नदियाँ हैं, चंबल और बामनी। ये नदियाँ मिलकर चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। चंबल और बामनी जब मिलती है तो चूलिया जलप्रपात बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है लूणी नदी को लेकर कि लूणी नदी के बारे में दो कथन है कि लूणी नदी जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में प्रवाहित होती है। चलो ठीक है, ये तो सही है। फिर लूणी नदी उधर से प्रवाहित होती है और विलीन कहाँ हो जाती है, कच्छ के रन गुजरात में विलीन हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी लूणी है, ये हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसके अलावा भी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ और बाकी नदियाँ भी वहाँ पर है। लूणी नदी का पानी विश्व की अन्य सभी नदियों से अधिक मीठा है। लूणी नदी का जो पानी है उसके बारे में ये है कि वो जब निकलती है तब उसका मीठा होता है और बाद में उसका पानी खारा हो जाता है बालोतरा से आगे।
तो मीठा उसका नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या निकला, हमारे 7वें क्वेश्चन का आंसर निकला 1 और 2। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सोम नदी की सहायक नदियां कौन सी है। तो सोम नदी की सहायक जो नदियां हैं वो है इन ऑप्शंस के हिसाब से वो है गोमती और जाखम। तो 8वें प्रश्न का हमारा आंसर रहा आंसर ए। उसके बाद आती है चोटियों वाले प्रश्न। चोटियों वाले प्रश्न से एक क्वेश्चन फिक्स है, चोटियों के क्रम, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अरावली की जो प्रमुख प्रमुख चोटियां हैं उनका ध्यान में रखना है सभी को। ठीक है, तो निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ठीक है, अरावली को भी हम 3 हिस्सों में बांट रखा है, पूर्वी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश और दक्षिणी अरावली प्रदेश। तो उनकी जो चोटियां हैं उनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो दक्षिणी अरावली प्रदेश में देखो ऋषिकेश दक्षिणी अरावली में है, दिलवाड़ा भी है, कमलनाथ भी है और ये है मायरा जी। मायरा जी अजमेर में मतलब आसपास है, मतलब मध्य अरावली में है, दक्षिणी अरावली में नहीं है। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। डग गंगाधर की उच्च भूमि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है। डग गंगाधर की जो उच्च भूमि है, देखो अब कभी कभी क्या पता नहीं चलता, हमें नहीं होती याद, फैक्ट नहीं आता याद, लेकिन हम एक गैस कर सकते हैं कि उच्च, अब जैसे इसमें लिख रखा है कि डग गंगाधर की उच्च भूमि, तो उच्च भूमि का मतलब जहाँ पे पठारी प्रदेश होगा। ठीक है, तो हमारे राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है तो उसमें जो पठारी प्रदेश है वो कौन सा है, हाड़ौती के पठार। ठीक है, तो वहीं पे ये लोकेटेड होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी पठार। 11वां हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। 4 देखते हैं। अक्षांशीय स्थिति बिल्कुल करती है, समुद्र से समीपता ये नहीं करती, इसका आंसर बी है, क्योंकि राजस्थान से समुद्र की दूरी काफ़ी अधिक है। और बाकी जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। उच्चावच बिल्कुल करता है, मानसूनी एवं चक्रवाती हवाएं बिल्कुल करती है। ये तीनों कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, लेकिन समुद्र से समीपता उसकी कितनी है वो कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता। हमारा 12वां क्वेश्चन है प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों का वर्गीकरण निम्न में से कौन सा नहीं है। देखिए कभी कभी क्या है, सिंपल प्रश्न होते हैं लेकिन हम उनको जल्दीबाजी में उनको गलत टिक कर देते हैं, जिस वजह से हमारा जो सिलेक्शन है उसमें हमें दिक्कत हो जाती है। तो हमें हर सीधे प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ के और फिर उसका उत्तर हमें टिक करना है। तो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों का वर्गीकरण कौन सा है। देखिए 3 तरह के वन होते हैं, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। प्रशासनिक दृष्टि से 3 तरह के वनों में बांटा गया है। अब ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा नहीं है, तो हमारा कौन सा नहीं है, मरुस्थलीय वन नहीं है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट हमारा 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से गंग नहर का उद्गम कौन सी नदी से होता है। गंग नहर का उद्गम कौन सी नदी से होता है। तो गंग नहर का जो उद्गम स्थल है वो सतलुज नदी से होता है, वहीं से ये नहर निकलती है। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्थायी जलापूर्ति कहाँ से की जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में से क्वेश्चन फिक्स है, जरूर से जरूर आएगा। उसकी जो लिफ्ट है या उसका जो किस नदी से उसको पानी मिल रहा है, कितनी उसकी लंबाई है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सी लिफ्ट नहर से कौन सी शाखा से सिंचाई के लिए है, पेयजल के लिए, तो ये सारे फैक्ट इंदिरा गांधी नहर के बारे में याद रखने हैं, जरूर प्रश्न आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है ब्यास परियोजना। इंदिरा गांधी नहर को ब्यास परियोजना जो है ब्यास नदी पर, वहाँ से स्थायी जलापूर्ति की जाती है। ठीक है, अगला हमारा 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। ठीक है, संलग्न जिलों का मतलब है कि जो बाउंड्री टच कर रहे हैं आपस में, डिस्ट्रिक्ट जो अपनी सीमाएं टच कर रहे हैं। तो राजस्थान के संलग्न जिले हैं हमारे
इन सब ऑप्शन में से देखते हैं तो इसका आंसर है इसका आंसर है डी, चूरू, झुंझुनू और जयपुर। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट अपने आप में सीमाओं को साझा करते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का एक उच्चतम शिखर है। अब अरावली का उच्चतम शिखर है तो इसने 4 ऑप्शन दे दिए। ये सारे ही ऑप्शन अरावली के शिखर हैं जो ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन चारों में से कौन सा है, तो वो हमें तभी हम इसका जवाब दे सकते हैं जब हमें इनकी ऊंचाई याद रह जाएगी। तो हमें इनकी ऊंचाई याद रखनी है। तो इस चारों ऑप्शन में से जो उच्चतम शिखर है वो है कुंभलगढ़। तो इसका आंसर है सी। 17वां हमारा प्रश्न है कि भारत में उपलब्ध निम्नलिखित जलवायु परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली जलवायु परिस्थिति है कि जो जलवायु की ये 4 विशेषताएं हैं, तो राजस्थान में कौन सी विशेषता है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलो देखते हैं। वायु तापमान में अतिशयता, ठीक है, ये भी राजस्थान की है, लेकिन कह रहे हैं सर्वाधिक देखना है। निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, ये भी है। सूर्य की धूप की लघु अवधि, ये तो नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी अवधि होती है सूर्य की धूप की। तो इनमें जो सर्वाधिक पाई जाने वाली जलवायु परिस्थिति है वो है कि वर्षा में बहुत अधिक भिन्नता। तो हमारे यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, क्योंकि राजस्थान में वर्षा को लेकर बहुत अधिक भिन्नता है। कहीं पे बहुत कम है और कहीं पे बहुत ज़्यादा है, या होती है या नहीं होती। हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो देखिए लूणी नदी तो अपने यहीं से निकलती है, कच्छ के रण में गिरती है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, पार्वती नदी एमपी से निकलती है लेकिन यूपी की तरफ चल जाती है, चंबल में मिल जाती है। ठीक है, जवाई नदी जो है राजस्थान से ही निकलती है। और माही नदी, ये इसका आंसर है हमारा सी, क्योंकि माही नदी एमपी से निकलती है, उसके बाद राजस्थान में बहती है, फिर वापस वो खंबात की खाड़ी में गुजरात में गिर जाती है। हमारा 19वां प्रश्न है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलकर मिलती है। ठीक है, त्रिवेणी मतलब जहाँ पे 3 नदियां मिलती है, तो हमारे यहाँ पे मांडलगढ़ के यहाँ पे कौन कौन सी नदियां मिलती है, वो मिलती है बेड़ज, बनास और मैनाल। ये तीनों नदियां मिलके त्रिवेणी संगम बनाती है। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये जो तीनों नदियां हैं ये जिस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है वो है फुलवारी की नाल। तो हमारा इसका आंसर हो गया 20वें क्वेश्चन का बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या के जिलों का घटता हुआ क्रम कौन सा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है घटता हुआ क्रम, तो घटते हुए क्रम में हमें पहले तो सबसे पहले जो सर्वाधिक है वो देखना है। तो उससे ही हमारा पता चल जाएगा कि एक तो जोधपुर, तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। तो सबसे पहले है जयपुर हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, ये हमारा घटता हुआ क्रम है। अगला प्रश्न है लिंगानुपात से रिलेटेड। लिंगानुपात के ऊपर एक प्रश्न 101% आएगा। जो फैक्ट है 2011 के जनसंख्या के, उनको देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। तो 2011 के अनुसार हमारा जो लिंगानुपात है राजस्थान का वो कितना है, 928। तो 22 प्रश्न का आंसर है हमारे का बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित परंपरागत जल संरक्षण विधियों को सुमेलित करना है। ठीक है, तो नाड़ी क्या हो गया, नाड़ी हो गया हमारा एक प्रकार का पोखर हो गया नाड़ी। ठीक है, एक छोटा तालाब, या ज़्यादा बड़ा नहीं, पोखर आप समझते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, टोबा क्या हो गया, टोबा हो गया एक प्रकार का अधिक गहरा पोखर। ठीक है, इससे गहरा हो गया ये। खड़ीन जो है, खड़ीन है मिट्टी का बांधनुमा अस्थायी तालाब। जब बरसात होती है तो वो खड़ीन बना दी जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ठीक है, 40-50 मीटर के आसपास होती है। टाँका जो होता है, टाँका, कुंडी या बेरी बोलते हैं इसको, ये वर्षा जल को संग्रह करने के काम आता है और इसको पानी पीने के हम यूज में लेते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 24वां क्वेश्चन कि राजस्थान में मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण को हमको सुमेलित करना है। चलो तो हमारा देखते हैं हम। सबसे पहले हम एरिड सॉइल्स, देखो ये जो वर्गीकरण है इससे क्वेश्चन बिल्कुल 101% आता है इससे भी। तो इसमें क्या है कि हमें याद नहीं हो तो भी हम गैस कर सकते हैं, जैसे कि एरिड सॉइल्स, तो एरिड मतलब होता है शुष्क या सूखा, ठीक है। तो फर्स्ट में हो गया सेकंड, तो फर्स्ट में सेकंड कहाँ पर है, देखिए यहाँ से ही इसका आंसर निकल के आ रहा है कि इसका आंसर है बी। तो एरिड सॉइल्स हो गया शुष्क जलवायु मृदा, इंसेप्टी सॉइल्स हो गया पर्वतीय मृदा, ठीक है। अल्फी सॉइल्स हो गया जलोढ़ मृदा और वर्टी सॉइल्स हो गया काली मृदा। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में मृदा की प्रमुख समस्या क्या है। राजस्थान में मृदा की जो प्रमुख समस्या है वो है हमारा सबसे अधिक मृदा अपरदन, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो इस प्रकार की है कि वहाँ पे मृदा का अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। अगला हमारा प्रश्न है वनों से संबंधित है कि राजस्थान में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। राजस्थान में उप उष्ण पर्वतीय वन, ठीक है। तो उप उष्ण पर्वतीय वन जो हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं वो एक ही जगह है, वो है आबू का पर्वतीय क्षेत्र, और बहुत ही माइनर रूप में थोड़े बहुत झालावाड़ की तरफ पाए जाते हैं, लेकिन उप उष्ण पर्वतीय वन बेसिकली जो है आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 27वें क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। ये सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसका ध्यान रखना, इसलिए टिक करने का अच्छे से ध्यान रखना कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, ठीक है। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे जो छोटा अभ्यारण्य है वर्तमान में वो है सरिस्का है। अगले प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र स्थित है। ये कंजर्वेशन जो रिजर्व है इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनको सुमेलित करवा लेंगे, ये 4 नाम देके, तो इनको भी आप याद रख लेना। तो उम्मेदगंज जो पक्षी विहार है वो हमारा है आंसर इसका डी, कोटा में स्थित है। वन्य जीवों के प्रति जागरूकता हेतु राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक वन्य जीव शुभंकर घोषित किया गया है। शुभंकर एवं संबंधित जिले से उन्हें सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो देखिए सुमेलित करते हैं इसको। हमारा जो शुभंकर है इधर तो ठीक है, और ये जिले हैं। अब जैसे कि हंस है, तो हंस हमारा किसको कौन से उसका है, टोंक का है। तो अब हम इसको सुमेलित कर रहे हैं, तो हम देखते हैं इधर आके कि हमारे फर्स्ट में 4 किधर है, फर्स्ट में 4 है ये, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ए। तो 31 का आंसर क्या हो गया, ए। उसके नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किस संस्था के सहयोग से चलाई जा रही है। तो राजस्थान में जो वानिकी और जैव विविधता जो परियोजना है वो अरावली के संरक्षण, अरावली की स्थिति को या वन्य जीवों को और पेड़ पौधों को बनाए रखने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए जापान की सहयोग से चलाई जा रही है। जापान एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं जायका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फसलों से संबंधित कि राजस्थान में अधिक प्रचलित नरमा किस्म कौन सी है, फसल है, ठीक है। नरमा क्या है, एक किस्म है फसल की, ओके। तो हमारा जो राजस्थान में अधिक प्रचलित नरमा जो किस्म है वो किसकी किस्म है, कपास की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो राजस्थान शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है उसकी स्थापना 1956 में जोधपुर में की गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कपड़ों की मिलों से संबंधित, राजस्थान में प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ व कब स्थापित
की गई। तो राजस्थान में प्रथम सूती जो मिल है वो 1889 में की गई, ब्यावर में स्थापित। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अब ये वही मिलों से संबंधित है। ठीक है, कि राजस्थान में ये तो है मिल, सूती वस्त्र उद्योग, और यहाँ पे स्थान, तो कौन से स्थान पे कौन सी मिल है ये हमको सुमेलित करना है। ठीक है, तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है ब्यावर में स्थित। तो एक में हो गया हमारा 4। ठीक है, अब एक में 4 हो गया तो हमारा आंसर भी निकल के आ गया। देखो तो हमारा आंसर हो गया इसमें ए। तो जो कृष्णा मिल्स लिमिटेड है वो स्थित है ब्यावर में। ठीक है, उसके बाद हमारी है मेवा टेक्सटाइल मिल्स। मेवा टेक्सटाइल्स मिल है वो है भीलवाड़ा में। रिलायंस कॉमटेक्स हमारी है उदयपुर में। और राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स है वो है कहाँ पर है, हमारी गुलाबपुरा में। ठीक है, तो इस 36 प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट देखते हैं, औद्योगिक पार्क और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखो ये औद्योगिक पार्क है, ये अवस्थिति है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टोन पार्क। ठीक है, तो जो स्टोन पार्क है, अब हमारे स्टोन पत्थर कहाँ से निकलता है राजस्थान में, बहुतायत में, वो हमें ध्यान रखना। तो वो हमारा करौली धौलपुर क्षेत्र है। ठीक है, तो स्टोन पार्क हमारा कहाँ पर है, विष्णुदा धौलपुर में। ओके, उसके बाद जापानी जो उद्यमी पार्क है, तो जापानी जो सेंटर से वो ज़्यादातर सारे अलवर या भिवाड़ी क्षेत्र में है। ठीक है, तो जापानी उद्यमी पार्क है हमारा नीमराणा अलवर में। सूचना प्रौद्योगिकी जो पार्क है वो है हमारा सीतापुरा जयपुर में। और टेक्सटाइल पार्क है वो हमारा है सिलौरा किशनगढ़ में। ठीक है, 38वां हमारा प्रश्न है खनिजों से संबंधित। खनिज से कम 2 क्वेश्चन आएंगे खनिजों से संबंधित, तो खनिजों को ढंग से पढ़ें। ठीक है, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का आंसर है पाइराइट। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। तो राजस्थान में मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है बांसवाड़ा, जहाँ पर सबसे अधिक मतलब उत्खनन होता है या मैग्नीज मिलता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार स्थित है। कि राजस्थान में जो लिग्नाइट है, कोयला है, उसके भंडार, लिग्नाइट जो कोयला है उनका कहाँ कहाँ स्थित है। तो जो मेन क्षेत्र है वो है हमारा पलारना, कपूरडी और सोनू क्षेत्र। तो 40 का हमारा आंसर है बी। उसके बाद है हमारा कि निम्न में से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है इसका आंसर है हमारा डी, क्योंकि थर्मल पावर, अणुशक्ति, जल विद्युत ये सब खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये परंपरागत स्रोतों में आते हैं, जबकि बायोगैस है जो हमारा कौन सा है, गैर परंपरागत में आता है। 42वां क्वेश्चन है हमारा, बरसिंगर पावर परियोजना जो है वो किस पर आधारित है। परमाणु पर आधारित है, लिग्नाइट पर आधारित है, किस चीज़ पर आधारित है। तो बरसिंगर जो पावर परियोजना है वो हमारी किस पे आधारित है, लिग्नाइट कोयले पे आधारित है। तो वहाँ पे लिग्नाइट के माध्यम से विद्युत पैदा की जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड नाम से संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जा रही है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर है पचपदरा, जहाँ पर एकदम ग्रीन पेट्रोकेमिकल जो है, ग्रीन जोन पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है, रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। 44वां हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में दूसरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है। तो हमारा पहला परमाणु केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है, वो है हमारा मतलब पहले से बना हुआ है, प्रस्तावित नहीं है, वो है रावतबाटा। और अभी जो दूसरा परमाणु केंद्र प्रस्तावित किया है
वो किया है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही, राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम पर्यटन नीति कब घोषित की गई? राजस्थान सरकार पर्यटन को लेकर बहुत ही सतर्क है, जागरूक है और निरंतर उसमें नए नवाचार करके पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नई पर्यटन नीति जो है 9 सितंबर 2020 को लागू की गई है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। ये जो वर्ड है अवरोही और आरोही, इनका विशेष ध्यान रखना। वहाँ एग्ज़ाम में माहौल ऐसा होता है कि हम होता कुछ है समझ कुछ और जाते हैं। यहाँ पढ़ेंगे अवरोही और निकालेंगे वहाँ पर आरोही, तो वो हमारा गलत हो जाता है। तो इसको विशेष ध्यान रखना। तो अवरोही क्रम के हिसाब से हमें ऊंचे से बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो सबसे इनमें हम देख रहे हैं तो सबसे हमारी जो कॉम्बिनेशन है वो है बी कि जरगा हमारी सबसे ऊंची है, फिर अचलगढ़ है, उसके बाद कुंभलगढ़, फिर रघुनाथगढ़। टाँका साधन है। टाँका एक पद्धति है जो हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में सुमेलित में पढ़ी थी, वर्षा जल को संग्रह करने की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों को उनके प्राप्ति स्थल के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो देखिए लोह अयस्क का क्षेत्र इसमें चारों में से यही है, नाथरा की पाल है। मैंगनीज लिलवाणी क्षेत्र में मिलता है। सीसा जस्ता आगूचा गुलाबपुरा में, और तावा मिलता है अलवर के खोदरीबा में। तो इसका जो आंसर है वो है 1 2 3 4। तो इसका हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान में काला गुमान क्षेत्र, टिक्की क्षेत्र और गोगुंदा क्षेत्र किस के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, काला गुमान क्षेत्र, टिक्की क्षेत्र और गोगुंदा क्षेत्र कौन से खनिज के लिए ये प्रसिद्ध है? तो ये सब जो जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो है एमरल्ड के लिए। यहाँ से पन्ना निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा की राजस्थान में उपयुक्त दशाएं किस क्षेत्र में अधिक है? ठीक है, तो पवन ऊर्जा की राजस्थान में जो उपयुक्त दशाएं हैं वो कौन से क्षेत्र में स्थित है? वो है पश्चिमी राजस्थान में। अब हमारा अगला प्रश्न है वो भारत की ज्योग्राफी से है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्चतम शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का जो हमारा सर्वोच्चतम शिखर है, इसका जो आंसर है वो है ए अनाईमुडी। निम्नलिखित में से धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? ठीक है, तो ये जो नदी जो बनाती है वो बनाती है गोदावरी नदी। तो इसका आंसर है बी। उसके बाद ये झील है और इन झीलों को हमें स्टेट के साथ सुमेलित करना है। देखिए डल झील फेमस है, जम्मू कश्मीर में सभी जानते हैं। भीमताल जो झील है वो उत्तरांचल उत्तराखंड में है। सांबर हम जानते हैं हमारे यहीं पर है, राजस्थान में है। और लोकटक जो झील है वो मणिपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जेड धाराओं से संबंधित है। इसमें कुछ कथन है जेड धाराओं से संबंधित, ठीक है, उन पर विचार करना है कि जेड धाराएं लगभग 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। ठीक है, तो पहला ये सही है। इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेड धाराएं भी कहा जाता है, ये भी सही है क्योंकि 20 से 40 डिग्री उपोष्ण कटिबंध होता है। भारत में जेड धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है, ये भी इसका आंसर सही है। तो इसका आंसर हो गया 1 2 3। मानसून तंत्र के संदर्भ में अल नीनो क्या है? ठीक है, तो अल नीनो पहले तो देखो इसका सीधा आंसर देखते हैं। अल नीनो है ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा का विकास। पेरू के तट पे ठंडी जलधारा बहती है, ठीक है, जो वहाँ पर उच्च दबाव का क्षेत्र बनाती है और उसकी वजह से हमारे दक्षिणी पश्चिमी में जो मानसून है उसको बल मिलता है या बहुत अच्छा मानसून आता है। लेकिन
जब ये अल नीनो धारा अपने अस्थायी तौर पर गर्म जल धारा का निर्माण करती है, उस स्थिति को अल नीनो बोलते हैं। उस दौरान या उस वर्ष हमारा जो मानसून है वो कमजोर पड़ता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और वहां पर बारिश कम होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आस, अमन और बोरो क्या है। तो आस, अमन और जो बोरो है वो धान की किस्में हैं, ठीक है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बोई जाने वाली धान की 3 फसलें हैं। ये अलग अलग वक्त पर बोई जाती है पूरे वर्ष भर में, तो इनके 3 नाम हैं। उसके बाद है हमारा एक दर्रे से संबंधित कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जोजिला दर्रे के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऊपर जो हमारे दर्रे हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र में जो हमारे दर्रे हैं, मुंबई क्षेत्र में जो दर्रे हैं, केरल में, ये 3-4 जगह हमारे दर्रे हैं, इनको याद कर लेना, इनसे एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा जो जोजिला दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे अधिक जो ऊंचाई पर स्थित पठार है वो है हमारा आंसर बी, तिब्बत का पठार। इसके बाद हमारा प्रश्न जो है वो कुछ नगर है और कुछ क्षेत्र है, उद्योग, नगर और उद्योग, तो उनको सुमेलित करना है, ठीक है। पीट्सबर्ग, तो पीट्सबर्ग जो हमारा जो नगर है वो उस वहाँ पर कौन सा उद्योग है, लोअर इस्पात उद्योग। डेट्राइट जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का है, मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हैम्बर्ग में पोत निर्माण, जहाज निर्माण का काम अधिक होता है। और ओसाका जो है वहाँ पर पूरा टेक्सटाइल का काम होता है, वस्त्र उद्योग वहाँ पर विकसित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंश पर्वत नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जो भ्रंश पर्वत नहीं है वो है झूलन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है प्रशांत महासागर के किनारों को, ठीक है। रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है कि प्रशांत महासागर के जो किनारे हैं वहाँ पर ज्वालामुखी अधिक है, तो वहाँ पर एक रात को ऐसा लगता है जैसे एक रिंग बन रही हो सैटेलाइट से देखने पर, इसलिए प्रशांत महासागर के जो किनारे हैं वो एक रिंग की तरह दिखाई देते हैं, तो उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। देखिए धात्विक और अधात्विक खनिज हमें पता होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी, क्योंकि उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। बड़े खनिजों में तो नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे खनिजों में कन्फ्यूजन होता है, तो याद कर लेना। तो इसमें इस प्रश्न का आंसर है सी, मैग्नीज जो है वो धात्विक खनिज है। अगला हमारा प्रश्न है खनिज से संबंधित है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है हमारा वो होता है उड़ीसा में। अब ये कथन है, इनको देखते हैं। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। ये हमारा जो प्रश्न, ये जो सेंटेंस है ये गलत है, ठीक है। हमें असत्य कथन का चयन करना है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शरी निक्षेपों में पाया जाता है और लेटेराइट चट्टानों से संबंधित है। ये कथन भी हमारा गलत है। इस प्रश्न का आंसर होगा डी। अगला हमारा प्रश्न है कोयला क्षेत्र है और उनको उनकी अवस्थिति से हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। रानीगंज जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है। सिंगरौली जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इसका तो क्या हो गया 2 और इसका हो गया 1, तो 2 और 1 से ही हमें आंसर मिल जाएगा और हमारा इसका आंसर है ए। जो रामपुर है वो उड़ीसा में है और सिंगरनी क्षेत्र तेलंगाना में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है असम के डिगबोई, नहरकटिया तथा मोरान क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो असम के जो डिगबोई, नहरकटिया और जो मोरान क्षेत्र है वो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, तेल के लिए प्रसिद्ध है। और इनसे संबंधित प्री में कई बार प्रश्न आ चुका है और मेंस में भी आया हुआ है 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन 2013 में।
नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो इस्पात संयंत्र है और जिन देशों ने उसको सहायता करी है हमें यहाँ पे लगाने में इंडिया में, उनको हमें सुमेलित करना है। राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से भारत में स्थापित हुआ है। भिलाई जो इस्पात संयंत्र है वो रूस के सहायता से हुआ है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूके के सहयोग से हुआ है और विजयनगर इस्पात जो संयंत्र है वो हमारा स्वदेशी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कोयली पेट्रोलियम परिशोधनशाला भारतीय किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? तो कोयली जो पेट्रोलियम परिशोधनशाला है वो गुजरात औद्योगिक प्रदेश से सम्मिलित, इससे रिलेटेड है। अगला हमारा जो प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर दक्षिण गलियारा निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो हमारा इस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना उत्तर दक्षिण गलियारा निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? तो हमारा इसका आंसर है सी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये जोड़ता है। चलो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ये दर्रे हैं, इन दर्रों को हमें देखना ही कौन सा किस दर्रे से कौन से शहर जो है किस दर्रे से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो थालघाट है, तो थालघाट हमारा जो दर्रा है वो जोड़ता है नासिक और मुंबई के बीच। ठीक है, तो फर्स्ट में हो गया थर्ड, तो फर्स्ट में थर्ड से हमारा आंसर इसका निकल के आ गया डी। तो इस 70वें प्रश्न का आंसर है डी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ठीक है, जलधाराओं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इनमें से जो ठंडी जलधारा है वो है हम्बोल्ट की जलधारा, बाकी तीनों जो जलधाराएं हैं वो गर्म जलधारा है। अगला हमारा प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो भारत में जो एक ही राज्य में जो पर्वत श्रेणी फैली हुई है वो है अजंता पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखो चंबल नदी जो है 3 राज्यों से होकर गुजरती है। एमपी से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद वो यूपी में यमुना में मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। भारत की प्रमुख प्राकृतिक झीलों के निर्माण और उनके कारकों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये जो हमारे निर्माण और ये है इनको हम सुमेलित करते हैं। तो देखते हैं हम, पहला है हमारा डल झील। तो डल झील जो है हमारी विवर्तनिक झील है। ठीक है, उसके बाद हमारी चिल्का झील, जो चिल्का जो झील है वो हमारी लैगून झील है। सांबर झील हमारी वायु निर्मित झील है। ठीक है, जो कच्छ से हमारे जो वायु के साथ जो नमक के कण आते हैं वो उन्हीं के द्वारा सांबर झील का निर्माण है। और कोलेरी जो झील है वो हमारी डेल्टाई झील है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है? कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, ये हमारा सही है। स्वेज नहर लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये भी सही है। पनामा नहर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये हमारा कथन गलत है। इसमें से कौन सा कथन गलत है? सी। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो देश कौन से स्थित हैं उनके ऊपर ये प्रश्न है। तो इनमें जो देश है स्थित हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वो है सोमालिया। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट, भारत का जो दक्षिणतम स्थान है इंदिरा पॉइंट निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हमारा जो दक्षिणतम जो स्थान है वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद हमारा अगला एक क्षेत्र है, उससे संबंधित प्रश्न है कि प्रसिद्ध क्षेत्र अंकलेश्वर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किस चीज का वहाँ पे उत्पादन होता है या किस क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर जो तेल क्षेत्र है एक तरीके से गुजरात में है, तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार है वहाँ पर। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम क्षेत्र अमरकंटक क्षेत्र है? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियां निकलती है, वो है हमारी सोन, महानदी और नर्मदा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कांडला गुजरात ये सही है, मंगलोर कर्नाटक ये भी सही है, तूतीकोरिन तमिलनाडु ये भी सही है, पारादीप और पश्चिम बंगाल ये हमारा गलत है, क्योंकि पारादीप जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जलवायु से संबंधित कथनों पर विचार करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अवक्षय को रोकने हेतु लाया गया, ये कथन सही है। यह प्रोटोकॉल CFC, हैलोन और अन्य ओजोन अवक्षय रसायनों पर रोक लगाता है, ये दोनों कथन सही है। तो हमारे 81 का आंसर हो गया C, 1 और 2 दोनों। उसके बाद ये दोबारा प्रश्न हमारा जलवायु से संबंधित है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख वैश्विक प्रयास किए गए हैं? तो पहला हमारा IPCC है, ये बिल्कुल किया गया है। UNFCCC भी किया है, पेरिस समझौता भी है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्यशाला ये नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 1, 2, 3, 4। इसका आंसर है फर्स्ट A। नेक्स्ट हमारा प्रश्न गई निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? भारत में जो ग्रीष्म ऋतु में जो बरसात होती है वो तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, और शीत ऋतु में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है, जो कि भूमध्य सागर की तरफ से आते हैं। उनकी वजह से शीत ऋतु में बारिश होती है, और राजस्थान में भी उसका बारिश होती है, जिसको हम मावठ भी बोलते हैं देशी भाषा में। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो भारत में जो सर्वाधिक लंबी रेल लाइन है वो है डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक। उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध का मतलब है कि उनकी जो सीमाएं हैं वो किसी पानी के जो क्षेत्र है, चाहे वो सागर महासागर को नहीं टच करती है। तो ये देश है हमारे पराग्वे और बोल्विया। मैगेलन जल संधि को मैगेलन जल संधि जोड़ती है, कौन कौन से क्षेत्रों को जोड़ती है? ये हमारा है कि मैगेलन जल संधि किसको जोड़ती है? मैगेलन संधि जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। भारत में मुख्यतः किस किस्म की कॉफी पैदा की जाती है? तो भारत में मुख्यतः जो कॉफी पैदा की जाती है वो पैदा की जाती है अरेबिका कॉफी। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जो थोरियम पाया जाता है वो पाया जाता है केरल के तटीय क्षेत्र की बालू में। वहाँ के जो तटीय क्षेत्र है तो वहाँ की बालू में ही थोरियम पाया जाता है, जिसको हम धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी के आधार पर हम उसका यूज ले रहे हैं। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? इसको ने अपना पहला कारखाना जो लगाया वो लगाया अपना हीरापुर में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि चना है, लेकिन रबी और खरीफ की ऐसी फसलें भी हैं जो हमें कन्फ्यूज़न पैदा करती है, जिनके हम नाम बहुत कम सुनते हैं, तो उनका भी ध्यान हमें रखना है। चलो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किसी व्यक्ति के किसी रोग के निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी को लौह और फॉलिक अम्ल की गोली देने की सलाह देता है, तो वह व्यक्ति निम्न में से किस रोग से पीड़ित है? जब लौह और फॉलिक अम्ल की गोली दी जाती है तो वो अरक्तता जो है उससे रोग से पीड़ित होता है, इसलिए उसको ये गोलियां दी जाती है। उसके बाद हमारी बीमारियां देखते हैं, बीमारियों का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? ठीक है, तो जीवाणु जनित जो बीमारियां हैं वो है हमारी टीबी, खसरा, टाइफाइड, रेबीज नहीं है क्योंकि रेबीज अलग तरीके से होती है, और मलेरिया भी नहीं है क्योंकि मलेरिया मच्छर से होता है, और रेबीज किसी जानवर के या कुत्ते के विशेषतः चूहे के काटने से होता है। अगला हमारा प्रश्न है कथन है 2,
द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ये सही है। ठीक है, कोई कोई जो पदार्थ है वो ऐसे होते हैं जो सीधे जो अवस्था है उनकी कि सीधे द्रव अवस्था में नहीं पहुंचते, वो सीधे ठोस अवस्था से गैस में बन जाते हैं, जैसे कि कपूर। ठीक है, तो ये हमारा सही है। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ये गलत है, इसका हमारा सिर्फ ए सही है। अगला हमारा है कि परमाणु त्रिज्या निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। जो परमाणु हमारी त्रिज्या है उसको मापते हैं हम नैनोमीटर में। अगले फिर कथन है, देखते क्या कथन है। रुधिर जो है हल्का अम्लीय तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक तो है रुधिर, लेकिन रुधिर अम्लीय नहीं होता, रुधिर होता है क्षारीय। रुधिर क्षारीय तरल संयोजी उत्तक है। कुल रुधिर का लगभग 55% प्लाज्मा होता है। ये सही है। रुधिर कणिकाओं में सर्वाधिक भिन्नता लाल रुधिर कणिकाओं में होती है। ये गलत है, इसका आंसर है हमारा केवल 2। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का अच्छा स्रोत फल और सब्जियां हैं। ये हमारा कोई कथन गलत है। विटामिन डी का स्रोत फल और सब्जियां नहीं होता। विटामिन डी का जो स्रोत है वो सूर्य की ऊर्जा होती है और बाकी विटामिन डी हमारी बॉडी खुद बनाती है। विटामिन बी12 के घटक के रूप में कोबाल्ट होता है, बिल्कुल सही है। और सेलेनियम तथा नियासिन का समान कार्य होता है, नहीं होता। ये कथन गलत है, इसका हमारा आंसर है केवल 2। अभी हमारा 97वां प्रश्न है, दृष्टि दोष के संदर्भ में कथन है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तथा लेंस की क्षमता घट जाती है। ये बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये गलत है, अवतल का नहीं किया जाता, इसके लिए उत्तल लेंस का किया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है। ली वर्ष है, सौर मास ये भी है, वर्ष ये भी है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो 98 में हमारा जो आंसर हो गया सी। नैनो प्रौद्योगिकी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोगों को सूची फर्स्ट से सेकंड में सुमेलित करना है। ठीक है, कि कौन ये नैनो प्रौद्योगिकी के स्वास्थ्य के क्षेत्र हैं और कौन सी बीमारी के काम में आते हैं। तो हार्ट अटैक नैनो डिटेक्टर के से काम में आता है। धमनियों में पट्टी का जांच नैनो चिप्स की मदद से होती है। कीमोथेरेपी नैनो कैरियर की मदद से होती है। और रक्त शर्करा स्तर का विनियमन होता है डायबिटिक पैड के माध्यम से। इसका आंसर है 1 2 3 4 सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बाईमैक्स के बारे में, कि बाईमैक्स के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बाईमैक्स जो है यह चौथी पीढ़ी की आईसीटी उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने वाली तकनीक है। ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका उपयोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को स्थापित किया जा सकता है। ये भी सही है। तो बाईमैक्स के बारे में ये दोनों कथन सही है। इसका आंसर है हमारा सी 1 और 2। अगला हमारा प्रश्न है वॉशिंग मशीन के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। वॉशिंग मशीन के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो है अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन जो कपड़ों में जो गंदगी होती है, जो मैल होता है, उसको अपकेंद्रण प्रोसेस के माध्यम से उनको निकाल लेती है, एक जगह इकट्ठा कर देती है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो क्या है? अपकेंद्रण। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ठीक है, तो वायु शक्ति में मतलब विंड पावर में जो पवन ऊर्जा है, तो उसमें जब पंखुड़ियाँ घूमती है तो वो गतिज ऊर्जा पैदा करती है और गतिज ऊर्जा ही विद्युत पैदा करता है। तो गतिज ऊर्जा इसका आंसर है। सौर विकिरण निम्न में से
किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर में। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? इन निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो NH3 जो है लुईस अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है? ठीक है, बहुलक कौन सा नहीं है? स्टार्च बहुलक है, रुई भी है, प्रोटीन भी है, घी नहीं है, घी बहुलक नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन है और उनकी कमी से होने वाले रोग हैं। रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल से जो रोग होता है वो है नेत्र सूखकर लाल होना। ठीक है, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल होता है बंधता रोग होता है इसकी कमी से। साइनोकोवलामिन होता है घातक रक्ताल्पता, और पायरिडॉक्सिन होता है मानसिक व्याधि रोग। इनकी कमी से ये रोग होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन सा बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? इसका आंसर है ए, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। इनकी मदद से हम भ्रूणीय स्टेम सेल से निर्माण कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक प्रोसेस है एमिनियोसेंटेसिस, एक तरीका है जो बताता है कि एमिनियोसेंटेसिस जो तरीका है वो क्या बताता है? ये बताता है भ्रूण के लिंग को, कि भ्रूण मतलब स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, उसकी एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं एमिनियोसेंटेसिस। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो संबंधित है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ठीक है, तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए संधि है, कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन को कम करने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है रीजनिंग का। एक रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उनकी जो क्लासेज है वो एक साथ हो जाएगी सबकी, उनके बारे में निश्चिंत रहें। ठीक है, हम देखते हैं करंट्स के क्वेश्चन अब 130 से। ठीक है, चलो अब कथन देखो। अभी हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इसके संबंधित कथन दे रखे हैं कि भारत, पहला जो कथन है तो इसमें से हमें करना है गलत कथन का चयन। तो भारत और रूस द्वारा निर्मित जमीन से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, ये सही है। इसकी गति 2.8 मैक है, ये भी सही है। ब्रह्मोस मिसाइल एक 3 चरणीय वाहन है जिसमें 2 ठोस प्रोपेल्ड बूस्टर और 1 तरल, ये गलत है। और ब्रह्मोस का पहला परीक्षण 12 जून 2001 को चांदीपुर में किया गया, ये भी सही है। इसमें जो गलत है वो है सी। अगला है राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा? तो राजस्थान में चौंप जो है जयपुर में ही है। ठीक है, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा, तीसरा सबसे बड़ा। ठीक है, अभी हाल ही में भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम है, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दे दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है एंटी टैंक लेजर गाइडेड मिसाइल के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, चलो। देश में विकसित एंटी टैंक लेजर गाइडेड मिसाइल का ओडिशा के बालासोर चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ये ही गलत है। इसका हमारा आंसर है ए। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5 किलोमीटर है, ये सही है। और अर्जुन युद्धक टैंक अर्जुन पर स्थापित है, ये भी सही है। इसका आंसर है हमारा ए। अगला जो प्रश्न है कथन है 4, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सामरिक और सामाजिक
आर्थिक महत्व की अटल सुरंग के संदर्भ में, ठीक है, अटल सुरंग के संदर्भ में क्वेश्चन है। चलो कथन गलत कथन निकालना है। यह दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, ये बिल्कुल सही है। हिमालय में यह पीर पंजाल श्रेणी पर बनाई गई है, ये भी सही है। घोड़े की नाल की आकार की यह सुरंग 2 लेन की है, ये भी सही है। समुद्र तल से 8000 फुट की ऊंचाई पर है, ये गलत है, इतनी नहीं है। इसका आंसर है डी। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड के संदर्भ में। क्वाड के संदर्भ में है, इसमें से हमें असत्य कथन निकालना है, ठीक है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसका आंसर वैसे ए है, बता देता हूँ कि इसकी जापान में अभी कोई आयोजित नहीं हुई है। इसका जो उद्देश्य है वो चीन की आक्रामकता रोकने के लिए है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में, प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन का जो आक्रामक नीति है उसको रोकने के लिए है, और इसका उद्देश्य है कि प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है वहाँ पर शांति और सुरक्षा बनी रहे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी समूह बीकानेर में प्राकृतिक गैस की खोज करेगी, ठीक है। कौन सी कंपनी है समूह बीकानेर में प्राकृतिक गैस की खोज करेगी, तो वो कौन सी करेगी, ONGC। निम्नलिखित में से राजस्थान का ट्री मैन किसे कहा जाता है। राजस्थान का ट्री मैन किसे कहा जाता है, विष्णु लांबा को। इसका आंसर है बी। हाल ही में राजस्थान ने पहली बार राजस्व दिवस मनाना शुरू किया है। राजस्व दिवस मनाना शुरू किया है 15 अक्टूबर 2020 से। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर, ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा गुजरात में। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया गया है। जिरकॉन जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका निर्माण अभी जो सफल परीक्षण है वो किया गया है रूस के द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहां पर स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में स्थित है। अभी हाल ही में समाचार पत्रों में रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। चलो, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई गई, ये सही है ये कथन। इस योजना को 2010 में इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना के रूप में शुरू किया गया था, ये भी कथन सही है। 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया, ये गलत है। इसका आंसर है सी, क्योंकि ये 16 नहीं है, ये 2017 में की गई है शुरू, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस 7 वर्षीय बालक ने बौद्धिक क्षमता में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। उसका नाम है शौर्य सार्ड, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है। ये किया है वैष्णवी सिंह ने। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। इस अभी जो किया है लेटेस्ट वो है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, MP में, मध्य प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ग्रहण की है। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है, वो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं अभी हाल ही में, ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो देखते हैं। कथन है कि रिपोर्ट को लेके है 15 वित्त आयोग की को NK सिंह की अध्यक्षता में वित्त आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, ये सही है। वित्त आयोग के, क्योंकि 15वें जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, NK सिंह, ठीक है। वित्त आयोग का काम होता है
जो वित्त है उसका बंटवारा किस प्रकार किया जाए संस्थाओं के माध्यम से, उसके लिए वित्त आयोग हर 5 वर्ष में एक अध्यक्ष के रूप में एक रिपोर्ट पेश करते हैं। तो जो 15 वित्त आयोग है 2021 से 26, उसके लिए जो रिपोर्ट पेश की है वो करी है एन.के. सिंह ने। वित्त आयोग के सदस्यों में अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह और अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर विनोद पाल शामिल है। ये गलत है। यह रिपोर्ट 4 खंडों में विभाजित की गई है, ये भी सही है। इसका आंसर है 1 और 2। अगला हमारा प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो रक्षा समझौते पर जापान ने जो हस्ताक्षर किए हैं वो किसके साथ किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला हमारा प्रश्न है इंदिरा गांधी मातृत्व परियोजना के संदर्भ में है। ठीक है, यह योजना राजस्थान के 4 जिलों में शुरू की गई है। ये कथन गलत है। 4 जिले तो सही है लेकिन उदयपुर नहीं है, उदयपुर है, सिरोही और पाली नहीं है। जो बाकी जो जिले हैं वो है प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में शुरू की गई है। महिला बाल विकास और ये सब इसमें शामिल होंगे, ये कथन भी सही है। इस योजना पर 63 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे, ये कथन भी गलत है। 63 करोड़ रुपए नहीं है, 43 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। तो सिर्फ कौन सा कथन सही है, केवल 2। अगला जो प्रश्न है कि अभी हाल ही में देश का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। सबसे प्रदूषित शहर माना गया है जो देश का, वो माना गया है गाजियाबाद। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर है 150 में डी। अब हमारे जब लगभग सारे प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है, रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उनका सर अलग से करवा देंगे और आप सभी बस निरंतर टेस्ट देते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें और कोई भी कन्फ्यूज़न ना रखें। डेट जो है हमारी एग्ज़ाम की नज़दीक है, तो एकदम फोकस होके और स्मार्ट स्टडी करते रहें और प्रज्ञान के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।